दोस्तों नमस्कार। यह है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन यानी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का महत्वपूर्ण टॉपिक मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, प्रमुख विशेषताएं और आलोचनाएं। दोस्तों आप सभी ने मैकियावेलियन पॉलिटिक्स का नाम सुना होगा। इसका अर्थ है कि मैकियावेली ने साध्य साधन पवित्रता का कोई ध्यान नहीं रखा था। उसके अनुसार किसी भी साध्य की प्राप्ति के लिए उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का प्रयोग किया जा सकता है। यह धारणा हमारे यहाँ की गांधीयन पॉलिटिक्स या गांधीयन फिलॉसफी से पूरी तरह अलग है, जो कि यह मानता है कि बिना उचित साधनों के उचित साध्य की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। अर्थात गांधी जी ने साध्य साधन पवित्रता की बात की थी। उन्होंने कहा था कि अच्छे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साधन भी अच्छे होने चाहिए। लेकिन मैकियावेली की ये जो धर्म और नैतिकता संबंधी धारणा थी, उसके तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों की उपज थी। उसने धर्म और नैतिकता का दिखावटी प्रयोग उसके समय से बहुत पहले से ही चला आ रहा था और मैकियावेली ने इसी का पर्दाफाश किया था कि धर्म और नैतिकता मात्र दिखावा हैं शासन कार्य के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। दोस्तों मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार। मैकियावेली के ये जो प्रमुख विचार है जिसके साथ मैकियावेली का नाम जुड़ा है और जिससे उसे सर्वाधिक ख्याति और प्रसिद्धि मिली, वह है राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से मुक्त करना और उससे स्वतंत्र करना। राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से मुक्त और स्वतंत्र करने का कार्य मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली की यह विशेषता उसे प्राचीन और मध्यकालीन विचारकों से अलग कर देती है। सोफिस्ट वर्ग था, यूनान का जो सोफिस्ट वर्ग था, उसके विचारकों के अतिरिक्त सभी यूनानी विचारक, चाहे प्लेटो हो, सुकरात हो या अरस्तु हो, उन्होंने नैतिक जीवन को बहुत अधिक महत्व दिया था। और मध्यकालीन विचारकों का जो पूरा चिंतन था वो धर्म और चर्च से प्रेरित था। लेकिन मैकियावेली ने राजनीति को इस धर्म और नैतिकता से अलग करने का कार्य किया था। मैकियावेली पहला विचारक है जिसने राजनीति को नैतिकता से पूरी तरह अलग कर दिया। इसे औपचारिक रूप से अलग करने का कार्य मैकियावेली का है। मैकियावेली से पहले मर्सिलियो आप मध्यकालीन विचारक हैं, मर्सिलियो आप पडुआ। मैकियावेली से पहले मर्सिलियो ने राजनीति का धर्म और नैतिकता से मुक्त रखने का सूत्रपात किया था। लेकिन मर्सिलियो का विचार इस मामले में मैकियावेली से बहुत पिछड़ा हुआ है कि वह ईसाई धर्म के मानव संबंधी वैधता के सिद्धांत और ईश्वरीय नियम के विश्वास को नहीं छोड़ पाया था, जबकि मैकियावेली सभी प्रकार के धार्मिक पचड़ों से बिल्कुल मुक्त हो गया है। और यही विचार मैकियावेली को मध्यकाल से पूरी तरह से अलग करता है। स्पष्ट है दोस्तों कि मैकियावेली नैतिकता और धर्म के राजनीति पे पड़ने वाले प्रभावों से परिचित था। उसने समकालीन और पहले की भूतकालीन परिस्थितियों का गहन अध्ययन किया था और वह नैतिकता और धर्म के राजनीति पर पड़ने वाले प्रभाव से परिचित था। उसका मानना था कि राज्य को अपनी सुरक्षा तथा शक्ति बढ़ाने के लिए जरूरत के अनुसार सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, चाहे वे साधन नैतिक हों या अनैतिक हों। अर्थात मैकियावेली का जो पूरा चिंतन है, हमने पहले वीडियो में भी देखा था कि उसका संपूर्ण चिंतन राज्य की एकता, स्थिरता, सुरक्षा और उसको शक्तिशाली बनाने के लिए है। इसी आधार पर वो नैतिकता और धर्म को भी व्याख्यायित करता है। वो कहता है कि राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, चाहे वे साधन नैतिक हों या अनैतिक हों। इसी प्रकार वो नैतिकता के दो मानदंड स्थापित करता है, एक व्यक्तिगत नैतिकता और दूसरा जन नैतिकता या सामाजिक नैतिकता। व्यक्तिगत नैतिकता वो कहता है कि जो व्यक्तिगत नैतिकता है ये शासक या राजा का दृष्टिकोण होता है और जन नैतिकता जनता का हित शासक के आज्ञा पालन में है, ये मानता है। जन नैतिकता को वो कहता है कि जनता का हित शासक के आज्ञा पालन में है, इसलिए जन नैतिकता वो है कि जिसमें जनता शासक या राजा के आज्ञाओं का पालन करे और उसका किसी भी प्रकार से विरोध न करे।
व्यक्तिगत नैतिकता की बात करते हुए वो कहता है कि शासक जो है, राजा, वह किसी भी प्रकार के नैतिकता के बंधन में नहीं बंधा है। वो सभी प्रकार के नैतिकता और अनैतिकता या संबंधी विचारों से परे है। उस पे किसी नैतिकता का कोई बंधन नहीं है। उसके अनुसार राजा को राज्य के सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा ही की जाएगी। मैकियावेली का बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि राजा को राज्य के सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए। साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे और सामान्यतः उनकी प्रशंसा की जाएगी। यहाँ पे मैकियावेली नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाने की सलाह देता है राजा को, और उसका मुख्य उद्देश्य राज्य की सुरक्षा है, राज्य का हित है। इसके लिए शासक किसी भी प्रकार के साधनों को अपना सकता है। मैकियावेली उदाहरण देता है कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि राजा के लिए अपने वचन का पालन करना और नीतिपूर्वक आचरण करना प्रशंसनीय है। फिर भी हमारी आंखों के सामने जो कुछ घटा है और उसमें हम देखते हैं कि केवल उन्हीं राजाओं ने महान कार्य किए हैं जिन्होंने चालाकी से दूसरों को पीछे छोड़ दिया है, और इसलिए एक बुद्धिमान शासक अपने वचन का पालन नहीं कर सकता और न ही उसे ऐसा करना चाहिए यदि ऐसा करना उसके हित में न हो। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है कि जो भी उदाहरण वो देता है उसमें सभी राजाओं ने नैतिकता अनैतिकता को परे रखकर शासन कार्य किया है, और एक बुद्धिमान शासक तो अपने वचन का या नियमों का पालन नहीं कर सकता है और उसे ऐसा करना भी नहीं चाहिए जो कि उसके हित में न हो। मैकियावेली का जो नरेश है यानी द प्रिंस में जो राजा की वो बात करता है, उसका गुण यही है कि न कोई चीज़ अच्छी है न बुरी है, अर्थात जिसकी जैसी ज़रूरत हो, आवश्यकता पड़ने पे कोई चीज़ अच्छी या बुरी हो सकती है। न कोई प्राकृतिक कानून होता है न कोई सार्वभौमिक कानून। साध्य ही साधनों का औचित्य होता है, यानी लक्ष्य प्राप्त होने चाहिए, राज्य की सुरक्षा होनी चाहिए, उसके हितों में वृद्धि होनी चाहिए। उसके लिए साधनों का कोई औचित्य नहीं है, किसी भी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। इसी कारण से मैकियावेली को अनैतिकतावादी कहा जाता है या नैतिकता विरोधी कहा जाता है कि उसने साध्य की प्राप्ति के लिए किसी भी प्रकार के साधनों की बात की है। वो इसलिए राजनीति में नैतिकता का विरोधी है। इस विवेचन के आधार पे मैकियावेली की धारणा है कि राजा को ऊपर से दयालु, विश्वासी, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करते हुए जरूरत पड़ने पर यानी आवश्यकता के अनुसार निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने को तैयार रहना चाहिए। राजा को वो स्पष्ट सलाह देता है कि वो ऊपर से दयालु रहे, विश्वासी रहे, धार्मिक और सच्चा होने का ढोंग करे और ज़रूरत पड़ने पर निर्दयी, विश्वासघाती और अधार्मिक बनने के लिए तैयार रहना चाहिए। राजसत्ता को बनाए रखने के लिए सभी उपाय, साम दाम दंड भेद, सभी उपाय अपनाने जाने चाहिए, और सच्चा राजा वही है जो शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक हो। यानी राजा में शेर की तरह शक्ति और लोमड़ी की तरह चालाकी दोनों गुण होने चाहिए। इसे वह व्याघ्र लोमड़ी नीति यानी लायन फॉक्स थ्योरी कहता है। व्याघ्र लोमड़ी नीति वो कहता है कि सच्चा राजा वही है जिसमें शेर की शक्ति और लोमड़ी की चालाकी दोनों निहित है। इसलिए वो राज्य की सुरक्षा के लिए नैतिकता को आड़े नहीं आने देना चाहता है। वो कहता है कि राजा को राज्य की सुरक्षा करनी चाहिए, साधन तो सदैव आदरणीय समझे जाएंगे, इसलिए उसे नैतिकता अनैतिकता की परवाह नहीं करनी चाहिए। ऐसा क्यों है? इसके कारण में वह 2-3 बातें बताता है कि ऐसा इसलिए है कि नैतिकता अनैतिकता की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए राजा को कि सबसे बड़ी चीज़ वो राज्य को सर्वश्रेष्ठ संगठन मानता है और कहता है कि राज्य के हित जो होते हैं वो व्यक्तिगत हितों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए राजा को शासन कार्य सबसे पहले स्थान पर रखना चाहिए। दूसरा कारण उसका यथार्थवादी दृष्टिकोण है। वो कूटनीतिज्ञ था, शासन कला का मर्मज्ञ था और शासन कार्य से वो प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था, और उसने देखा कि शासकगण आंतरिक और वैदेशिक संबंधों में सदैव ही नैतिक अनैतिक सभी साधनों को अपनाते रहे हैं। इसलिए राजा को नैतिकता की परवाह नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा उसकी एक मुख्य धारणा मानव प्रकृति पर आधारित है। वो मनुष्यों को घोर स्वार्थी, दुष्ट और बुरी प्रवृत्तियों का मानता है।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा ये है कि वो क्यों शासन में नैतिकता की परवाह किए बिना राजा को उसी प्रकार से शासन करने की बात क्यों करता है। उसका मानना ये है कि मानव श्रेष्ठ होते तो ऐसी स्थिति नहीं होती, लेकिन मानव प्रकृति से ही स्वार्थी और घोर दुष्ट प्रवृत्तियों वाला होता है, इसलिए उन पर प्रेम के स्थान पर भय से ही शासन किया जा सकता है। इसलिए वो राजा को आतंकी मार्ग या आतंकपूर्ण मार्ग अपनाने की सलाह देता है। उसका मुख्य रूप से यही मानना है कि यदि व्यक्ति अच्छे होते तो ऐसी स्थिति नहीं आती, लेकिन वे दुष्ट हैं और बुरे हैं, इसलिए ऐसे लोगों को नियंत्रण और उन पर शासन करने के लिए राजा को दोहरी नीति अपनानी पड़ेगी, तभी वो शासन का कार्य आसानी से कर सकता है। लेकिन एक बात और है, अनैतिक और अधार्मिक कार्यों का समर्थक होने के बावजूद वो राजनीति के क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। धर्म और नैतिकता संबंधी विचार हम लोग पढ़ रहे हैं। नैतिकता के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन धर्म और नैतिकता को वो अधार्मिक है, अनैतिक है, लेकिन उसके बावजूद वो राजनीति के क्षेत्र में धर्म की उपयोगिता को स्वीकार करता है। क्यों? क्योंकि उसका मानना है कि राज्य में धर्म बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म सभ्य जीवन का आधार है। व्यक्ति अनेक बार राज्य के कानूनों की अवहेलना कर देते हैं, लेकिन धर्म और ईश्वरीय नियमों की कानून की अवहेलना वो नहीं करते हैं। इसलिए राजा को ऐसे गुण अपनाने चाहिए जिससे लगे कि राजा दया, धर्म, विश्वास, सच्चरित्रता और धार्मिकता की साकार प्रतिमा है, और उसको धर्म का प्रपंच भी रचना चाहिए राजा को, क्योंकि व्यक्तियों में धर्म के अनुसार संगठित और धर्म के अनुसार उनमें भय भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए मैकियावेली कहता है कि राजनीति के क्षेत्र में अधार्मिक नहीं होना चाहिए राजा को, और उसे ऐसे गुणों को धारण करना चाहिए जिससे व्यक्तियों को लगे कि राजा बहुत ही दयावान है, धर्मवान है, सच्चरित्र है और वो धार्मिकता की मूर्ति है। ये सब प्रपंच राजा को रचने चाहिए। इसी कारण वो अपने प्रसिद्ध ग्रंथ डिस्कोर्सेज में लिखता है कि जो राजा और गणराज्य अपने को भ्रष्टाचार मुक्त रखना चाहते हैं, उन्हें सर्वप्रथम समस्त धार्मिक संस्कारों की विशुद्धता को बनाए रखना चाहिए। यानी राजा को किसी भी प्रकार के धार्मिक कर्मकांडों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उनके प्रति उचित श्रद्धा भाव रखना चाहिए। जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनसे छेड़छाड़ न करें और उन सभी धार्मिक मान्यताओं के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, क्योंकि धर्म की हानि होते हुए देखने से बढ़कर किसी भी देश के विनाश का और कोई लक्षण नहीं है। लेकिन मैकियावेली जो धर्म की बात करता है या राजा के धर्मवान होने की बात करता है, वो ऐसे ही नहीं करता। उसका मुख्य उद्देश्य हमने पहले ही जाना है कि राज्य की सुरक्षा है। वो धर्म को राज्य की सुरक्षा में ही प्रयोग करता है। धर्म उसके लिए एक साधन है जिससे कि राज्य की सुरक्षा की जा सकती है। धर्म संबंधी उसके विचार उपयोगितावादी हैं। वो धार्मिक और नैतिक मान्यताओं का पालन वहीं तक करने की सलाह देता है जो कि राज्य की सुरक्षा और शक्ति के साधन के रूप में कार्य करे। तो कुल मिलाकर हम ये देखते हैं कि मैकियावेली ने जो धर्म का दृष्टिकोण है, मैकियावेली के धर्म संबंधी विचार हैं, वो कहता है कि धर्म को और नैतिकता को, राजनीति को इनसे पूरी तरह अलग किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य के हित में वो कहता है कि राजा को दिखावटी रूप से धार्मिक भी होना चाहिए और धर्म का विचार या धर्म के पालन का विचार वहीं तक उसके लिए उपयोगी है जहां तक वह राज्य के हित के लिए कार्य करे। अब आइए देखते हैं मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों की आलोचना। मैकियावेली द्वारा धर्म और नैतिकता की अवहेलना और उसकी घोर उपेक्षा की गई है, और अनेक विचारकों का मानना है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक और अधार्मिक है या वो नैतिकता और धर्म की अवहेलना करता है। लेकिन यह माना जाता है कि वह धर्म और नैतिकता का विरोधी है, परंतु मैकियावेली पे यह आरोप लगाना सही नहीं है कि उसने राजनीति को या धर्म और नैतिकता से अलग करके उसे भ्रष्ट कर दिया। अनेक विचारक उसे कहते हैं कि राजनीति में मैकियावेली ने नैतिकता और धर्म को अलग कर दिया राजनीति से, लेकिन उस पर यह आरोप लगाना सही नहीं है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से
अलग कर दिया, क्योंकि राजनीति तो उससे पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी और इसे वह अपनी यथार्थवादी दृष्टि के अनुरूप नग्न शक्ति के रूप में घोषित किया था। मैकियावेली पर यह आरोप लगाना सही नहीं है कि उसने राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके भ्रष्ट कर दिया। राजनीति तो उससे पहले ही भ्रष्ट हो चुकी थी और उसने केवल अपने व्यवहारिक बुद्धि का परिचित करते हुए उस नग्न सत्य का पर्दाफाश कर दिया जिसे कोई बताना नहीं चाहता था। लेकिन सभी राजा या सभी राज्यों में इस प्रकार की नीतियां अपनाई जा रही थीं। जहाँ तक राज्य का संबंध है, मैकियावेली का जो सिद्धांत है वो न तो नैतिकतावादी है और न ही अनैतिकतावादी। इसीलिए डनिंग कहते हैं कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। यानी डनिंग का स्पष्ट कहना है कि मैकियावेली राजनीति में अनैतिक नहीं बल्कि धर्म और नैतिकता से उदासीन है। मैकियावेली के संबंध में इसी कारण सेबाइन प्रसिद्ध विचारक हैं, सेबाइन, उन्होंने लिखा है कि वह अनैतिक नहीं बल्कि नैतिकता का विरोधी था और अधार्मिक नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष था। मैकियावेली ने मध्यकाल के धर्म और नैतिकता आदि सिद्धांतों की पुनर्व्याख्या की तथा राज्य के हित और सुरक्षा के लिए व्यवहारिक और अत्यंत ही यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया, जो कि राजनीति के क्षेत्र में उसकी अमूल्य देन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचार, उसकी विशेषताएं, उसकी आवश्यकता और मैकियावेली के धर्म और नैतिकता संबंधी विचारों की प्रमुख आलोचनाएं क्या क्या हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।